मैं एक ऐसे वकील साहब से आज रूबरू हूँ जिन्होंने मुंबई में अपना योगदान दिए हैं। वकालत के फील्ड को इन्होंने चमकाया है और इनका योगदान जो सराहनीय है। जरा आप अपने बारे में कुछ बताएं। देखिए, मेरा नाम अरविंद तिवारी है। मेरे पिताजी का नाम लाल मोहन तिवारी है। तो मूल स्थान हमारे जौनपुर जिला उत्तर प्रदेश के हैं हमारे पिताजी और परिवार के बाकी के लोग सदस्य। 2007 से मैंने महाराष्ट्र में मुंबई यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली और उसके बाद इंसाफ के लिए, जनता को इंसाफ दिलाने के लिए जब से मैं दृढ़ संकल्प लिया हूँ और जब कोई मैटर मेरे पास केस आता है तो मैं बारीकी से कानून की स्थिति क्या है, प्रोविजंस ऑफ द लॉ स्टडी करता हूँ और इंसाफ के लिए न्यायालय में जो है हक दिलवाने के लिए संघर्ष करते रहे। वकील साहब, ये वकालत का जो जज्बा है आपका, ये जज्बा कहाँ से आया? देखिए, ये जज्बा अंतरात्मा, जब अंतरात्मा पे आपकी जब कोई आवाज आ जाए, ये प्रोफेशन अब मुझे अच्छा लग रहा है। इससे पहले भी मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में नौकरी करता था, 8-10 साल वहाँ भी नौकरी किया। लेकिन बाद में ऐसा, अब चाहे ईश्वर की मर्जी से मोटिवेशन मेरे अंदर आया हो या अचानक मेरे दिमाग में इस वकालत पेशे से लगाव ज़्यादा जुड़ गया और इसी वजह से मैंने लॉ की किया और उसके बाद में वकालत के पेशे में आ गया। वकील साहब, लेकिन मुझे इतना पता है कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू सर्व द ह्यूमैनिटी। इन माय ओपिनियन, द एडवोकेसी इज नॉट फॉर द मिंटिंग मनी, इट इज फॉर द सर्विंग द ह्यूमैनिटी, फाइटिंग फॉर द जस्टिस टू द पर्सन्स हु आर एग्रीव्ड। जिनको न्याय से वंचित रह गए उनके लिए लड़ाई लड़ना हो तो उनको बहुत संतुष्टि होता है। वकील साहब, चूंकि आपके बारे में कहा जाता है जो आप जितने अच्छे वकील हैं उतने अच्छे आप सच्चे इंसान भी हैं, जरा इस पर अपना राय रखें। देखिए, अपने मुंह से सच्चा इंसान कहने में मैं विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन अच्छा वो होता है जिसको दूसरे लोग अच्छा कहें। तो अब आप ऐसा बोल रहे हो कि आप बहुत अच्छे इंसान हो तो मैं मान लेता हूं, लेकिन अच्छा कौन है बुरा कौन है वो तो जनता जिसका मैं काम किया हूँ, जिसको रिजल्ट मिला हूँ, जिसके हक के लिए लड़ा हूँ, उसके लिए मैं अच्छा ही हूँ ना। और वैसे भी हर बुराई के खिलाफ भी मैं खड़े रहता हूँ। वकील साहब, आप कुछ मुंबई में ऐसे यादगार केस लड़े होंगे, जरा कुछ यादगार केस पर जरा अपना फोकस। देखिए, यादगार केसेस ज्यादा करके कत्ल के मसले आते हैं हमारे सामने। आजकल पॉस्को के मैटर्स की भरमार लगी हुई है, सिविल मैटर्स को भी मैं देखता हूँ, लेकिन जब मुझे लगता है कि कोई सच्चे इंसान को दबाया जा रहा है तब उसके लिए मैं एकदम न्याय के हित में आखिरी सांस तक लड़ने का संकल्प मन में रखा हूँ। अरविंद तिवारी साहब, ऐसा देखने को सुनने को मिलता है जो आप जो भी केस लेते हैं उसमें बहुत आप मेहनत करते हैं, इसका क्या राज है? देखिए, क्या है कि ये वकालत का पेशा ही ऐसा है, जब तक आप कानून के प्रावधान को गहराई में अध्ययन नहीं करेंगे। अब जो उस पीठासीन जो न्यायपालिका में जज, हमारे सेशन कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जजेज हैं, उनको कन्विंस करना आसान नहीं है। तो इसलिए जब तक आप गहन अध्ययन नहीं करोगे, केस की फुल प्रिपरेशन नहीं करोगे, तो आप ऑर्डर, फेवरेबल ऑर्डर नहीं ले पाओगे। क्योंकि आप हिंदी भाषी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और देखने में मिलता है कि आप बहुत अच्छा, आपका इंग्लिश भी बहुत ठोस है, इसका क्या राज है? देखिए, अंग्रेजी भाषा, कोई भी भाषा किसी की बाप की बपौती नहीं होती। एक कहावत है कि समुद्र में तैरती हुई मछली किसी के बाप की नहीं होती, जो पकड़ ले उसकी होती है। भाषा जो है किसी एक राज्य या किसी देश से सीमा नहीं रखती है। जो आदमी इंटरेस्ट लेकर के जिस भाषा को अध्ययन कर ले वो सीख जाएगा, सिंपल लॉजिक। अभी तक जो देखा गया है, क्या है, बड़ी कोर्ट पे हिंदी में दलील होता ही नहीं है महाराष्ट्र में, हाई कोर्ट में इंग्लिश में आर्गुमेंट करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में करना पड़ेगा। इसलिए अगर इंग्लिश हमारी स्ट्रांग है तो हम न्यायपालिका को कन्विंस करने में कामयाब रहेंगे। वकील साहब, अभी तक जो आप के बारे में जो कहा जाता है, जो आप गरीबों का भी केस लेते हैं और उसको ईमानदारी से लड़ते हैं, जरा इस पर कुछ अपनी राय रखें। देखिए, क्या है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ गरीबों का ही केस देखता हूँ, लेकिन अगर कोई गरीब आकर के ऐसा अपनी मजबूरी बताता है कि सर इस वजह से मैं परेशान हूँ, मेरा यहाँ पैसा अटका हुआ है, मेरे पास बहुत ज़्यादा फीस नहीं है आपको देने के लिए, तो मेरे मन में ऐसा विचार आता है कि किसी भी व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं रहना चाहिए।
और इसलिए मैं उसका भी केस ले लेता हूँ। वकील साहब बाकी अगर पैसा या धन कमाना एक दूसरा लक्ष्य है, वो मेरा लक्ष्य नहीं है। जो आ गया किस्मत से वो ठीक है, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। वकील साहब अगर कुछ नए क्लाइंट अगर आपसे मिलना चाहेंगे तो आपसे कैसे मिले, आप कहाँ पर वो आपसे? अरे भाई, नए क्लाइंट में अभी हमारा बांद्रा कोर्ट के सामने ऑफिस है, और हमारे और भी एसोसिएट्स हैं। सांता क्रूज वेस्ट में आशा फारिक हॉस्पिटल के सामने हमारा चैम्बर है। नाला सुपारा में भी हमारे वकीलों का एसोसिएट्स है तमाम, पूरा जगह जगह हर स्टेट्स में। मैं तो दूसरे प्रदेश में भी केस देखने के लिए जाता हूँ, उत्तर प्रदेश में, अहमदाबाद में, दिल्ली में। अगर कुछ उलझे हुए मैटर मिलते हैं तो उसको न्याय के हित में मैं हर जगह जाता हूँ पूरे हिंदुस्तान में। वकील साहब ऐसा देखा जाता है कि जो नए वकील अगर यहाँ मुंबई में आते हैं, खास करके हिंदी भाषी क्षेत्रों से, तो आप उनको बहुत ही कोऑपरेट करते हैं, अच्छे नजरों से देखते हैं। जरा इस पर अपना कुछ नहीं, देखिए, क्योंकि मैं जानता हूँ जैसे उत्तर प्रदेश वो हो गए, बिहार हो गए, वहाँ पर हिंदी में कानून की पढ़ाई की जाती है। तो वो जब कोई दूसरे माइग्रेट होकर के आते हैं तो यहाँ के माहौल में फिट होने में उनको थोड़ा परेशानियां झेलना पड़ता है, और इसलिए उनको जितना हो सकता है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मैं उसकी हेल्प कर देता हूँ, और ये अपना मोरल ड्यूटी भी है। वकील साहब आपसे एक अहम सवाल मेरा ये है कि चूंकि आप एक अच्छे वकील भी हैं और ऐसा सुनने में आता है कि आप फिल्मों में भी कुछ योगदान दिए हैं, तो ये दोनों जगह आप अपना सामंजस्य कैसे स्थापित करते हैं, जरा उस पर? नहीं, देखिए, फिल्मों में मैं कोई रुपया पैसा फीस लेके काम नहीं करता हूँ, आउट ऑफ पैशन। अभी जैसे कुछ प्रोड्यूसर का हमने एग्रीमेंट बना दिया, कुछ पहचान के लोग हैं, मैंने बोल दिया सर एक हमको भी सीन उसमें आप दे दो, बोलेंगे आप वकील हो, हमारे पास कोर्ट का सीन है और आप असली वकील हो तो अच्छा डायलॉग डिलीवरी करोगे। अभी एक राजेश मित्तल जी फिल्म बनाए थे चंद्रशेखर आजाद, उसमें कोर्ट का सीन है, तो वो एक अधिवक्ता का जो उसमें रोल है वो मैंने ही किया हूँ, तो उससे हमको बहुत बड़ा संतुष्टि मिली। और जो प्रोड्यूसर हैं वो भी बोले कि आपने अच्छा वो किया हुआ है। वकील साहब जो नए इस पेशा में आना चाहते हैं वकील बन के, जरा उनको आप क्या अपना विचार देंगे? देखिए, जो नए लोग हैं इसमें कामयाबी के लिए देयर इज नो शॉर्टकट। उनको पूरा अपना डेडिकेशन और कंटिन्यूअस अध्ययन करते रहना, क्योंकि लॉ का प्रोफेशन ऐसा है कि रोज आपको अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि लॉ इज ए डायनामिक प्रोसेस। नए नए कानून हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के साइटेशंस आते रहते हैं, तो जब तक कोई वकील उसको अध्ययन नहीं करेगा वो जज को कन्विंस नहीं कर पाएगा। ऐसा देखा जाता है कि आप खास करके जो क्लाइंट है उनके सेवा के लिए देखा जाता है, जो आप नीचे का जो भी कोर्ट है वहां से लेकर मुंबई हाई कोर्ट तक आप सेवा देते हैं, ये आप किस तरह से आप मैनेज करते हैं जरा? अरे भाई, मैनेज हमारे साथ एसोसिएट्स जुड़े हुए हैं। अब जैसे मेरा कोई कलीग है फैमिली कोर्ट का एक्सपर्ट है, तो चलो भाई उसको साथ में रख लो। अब जैसे कोई एक वकील है हाई कोर्ट के लिए कॉम्पिटेंसी ज़्यादा है, तो प्रेफरेबली उसके साथ मैं रहता हूँ, क्योंकि अकेले तो हर आदमी सारे के सारे मैटर देख नहीं सकता है। तो उनको सिखा पढ़ा दिया जाता है कि आपको क्या सबमिशन करना है, क्या आर्गुमेंट करना है, और इस तरह से, ताकि सब तरह के मैटर हैं। कंज्यूमर कोर्ट है, एक्सीडेंट का कोर्ट है, लेबर कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट है, ये तो महासागर की तरह इसका क्षेत्र है ना, कानून का दायरा। इसीलिए लोगों को तैयार करना पड़ता है और एक एसोसिएट बनाना जरूरी रहता है अच्छी कामयाबी के लिए। अगर मैं अपने 50 एसोसिएट्स को कामयाब करूंगा तो मैं अपने आप कामयाब हो जाऊंगा, ये मेरी थिंकिंग है। इसलिए नए लोगों को जितना हमको जानकारी है उतना सिखा देता हूँ, मोरल सपोर्ट कर देता हूँ कि भाई मेहनत करो, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, रातों रात जो है कामयाबी नहीं मिलती, किसी भी प्रोफेशन में नहीं मिलती। और जिन वकीलों ने शोहरत और इज्जत और दौलत कमाई है वो रातों रात नहीं कमाए हैं। मैं माननीय राम जेठमलानी जी तो स्वर्गवासी हो गए, लेकिन अपने आखिरी उम्र के पड़ाव में भी वो रोज 7-8 घंटा कानून की किताबें पढ़ते थे, जब आज उतनी ऊंचाई तक वो पहुंचे। उसके बगैर संभव नहीं। अगर आपको बुलंदी लेवल की कामयाबी चाहिए तो उतना समर्पण और उतना आपको अध्ययन करना पड़ेगा इस प्रोफेशन में। वकील साहब, चूंकि क्या है, जो आप जो भी अभी तक देखने को समझने को मिल रहा है, जो आप जो भी केस आपके पास आता है, तो मैं ऐसा अनुभव किया हूं कि आप बहुत ही बारीकी से उसका अध्ययन करते हैं, और कहा जाए तो क्लाइंट जो है आपके पास से संतुष्ट होकर जाते हैं।
जरा इस पर आप शॉर्ट में अपनी कुछ बात रखें। देखिए क्या है कि अगर आपको ज्ञान ही नहीं होगा तो क्लाइंट संतुष्ट नहीं होगा। दूसरी बात, तरह तरह के क्लाइंट होते हैं, आपको बोलेंगे साहब हमको रिजल्ट से मतलब है, आप क्या करते हो हमसे मतलब नहीं है। मैं उनको भाई मैं बोलता हूँ हम मेरिट पर प्रैक्टिस करता हूँ। जो कानून की स्थिति है, जो प्रोविजंस ऑफ द लॉज है, उनके एम्बिट ऑफ द लॉ, मैं आपके लिए फाइट करूँगा। और फॉर्चुनेटली ज़्यादा से ज़्यादा मैटर में मतलब रिजल्ट मिल जाते हैं, फेवरेबल रिजल्ट, और इसीलिए मेरे क्लाइंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वकील साहब, अगर आपके लिए अगर मैं एक शब्द इस्तेमाल करूं, जो नए वकील हैं उनका, वकीलों का, नए वकीलों का आपको मसीहा कहा जाए तो नहीं, ये कहना गलत होगा। देखिए मसीहा और खुदा और ईश्वर बहुत बड़ी चीज होती है। मैं तो एक छोटा सा सेवक हूँ जो अपने संपर्क में आ गया। जितने रिसोर्सेस हैं, जितना ज्ञान है, अगर उसकी इच्छा होगी तो मैं सिखा देता हूँ। एडवोकेसी में अगर आपका कुछ सपना है जो आप अभी तक और जो अचीव किए हैं और क्या करना चाहेंगे, जरा उस पर अपना फोकस डालें। देखिए एडवोकेसी में कोई सपना नहीं होता है, आकांक्षाएं होती हैं कि चलो ठीक है आज मैं हाई कोर्ट तक जाता हूं तो कल मैं सुप्रीम कोर्ट में भी जाऊंगा। मेरे भी दिल में है सुप्रीम कोर्ट, तो अभी कभी भी एक मैटर में मैं अपीयर नहीं हुआ, लेकिन मेरी इच्छा है कि भविष्य में अगर मौका मिला तो वहाँ भी जाऊंगा। वकील साहब, एक और आपसे सवाल है, जरा आप अपने कुछ बच्चों के बारे में बताएं। जो आपके बच्चे कहाँ तक पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए बच्चे अभी हमारी जो बड़ी वाली बेटी है उसने भी LLM कंप्लीट करके कॉलेज में लेक्चरर है, दूसरी वाली MBA करी है। सब बेटियों को भी मैंने सब शिक्षा दे दिया हूँ, लड़का भी पढ़ रहा है। क्योंकि क्या है कि एजुकेशन, अगर बच्चों को आप एजुकेशन दे दो तो जान लो कि 50% तो उनको कामयाब ऐसे ही हो गए। अरविंद तिवारी साहब, क्या है, वो एक कवि थे, उनका नाम हमको नहीं याद आ रहा है, उनकी एक लाइन मुझे याद आती है कि वो विद्या एक ऐसी संपत्ति है जो कि कोयले को हीरा बना देती है। वकील साहब, इसलिए आज के युग में बच्चों को आप संपत्ति न दे करके अगर उनको शिक्षित बना दीजिए तो वो अपने आप कामयाब हो जाएंगे। वकील साहब, आप में एक अच्छा संस्कार देखा जाता है, ये आप में अच्छा संस्कार कैसे आया? देखिए संस्कार ईश्वर की कृपा कह लीजिए, बाप दादा का पुण्य प्रताप कह लीजिए, खानदान का संस्कार तो खानदानी होता है ना। और वकील साहब, अगर आपका कुछ अंतिम इच्छा हो तो जरा दर्शकों को बताएं। देखिए अंतिम इच्छा तो फिलहाल यही है कि कोविड थर्ड फेज न आए और कम से कम जनता सुखी रहे। जो जनता के मन में भय पैदा हुआ है कि अभी तीसरा फेज आने वाला है, तो सबसे बड़ी गंभीर समस्या तो यही है हमारे सामने। तो अगर इच्छा की बात कहोगे, इच्छाएं तो अनंत होती हैं, एक इच्छा जाएगी दूसरी आएगी, दूसरी जाएगी तीसरी आएगी। वकील साहब, आप अपने कुछ, अरविंद तिवारी साहब, कुछ अगर क्लाइंट हैं, जो नए क्लाइंट आपसे अगर कुछ मशवरा लेना चाहें तो आपसे कैसे लें, जरा उस पर। अरे भाई मशवरा उनकी, पहले मैं उनका सुनता हूँ कि कोई क्लाइंट आएगा तो उसको पूछता हूँ ठीक है आप अपना फैक्ट बताइए शॉर्ट में, आपको न्याय कहाँ नहीं मिल रहा है, आप किस तरह से न्यायपालिका से न्याय चाहते हो। अगर वो मेरे समझ में आएगा कि खुद चीटर है तो मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है उस केस में। लेकिन अगर मुझे लगता है कि हाँ उसका दावा जेन्युइन है और उसको एक साजिश के तहत उसे फंसाया जा रहा है या उसको दबाया जा रहा है, तब मैं अपने पूरे जान लड़ा करके उस केस को लड़ता हूँ। अरविंद तिवारी साहब, एक अंतिम मैसेज जो नए वकील बनने जा रहे हैं या बनेंगे, जरा उनको अपना मैसेज। देखिए नए वकीलों को मेरा यहाँ मशविरा है, जैसे कहावत है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है, तो कोई नया वकील पहले एक अच्छा सीनियर के अंडर में उसको सीखे, उसके और अपना मेहनत करते रहे, अध्ययन लगातार करते रहे, और अनुशासन मेक्स एनी पर्सन सक्सेसफुल, डिसिप्लिन, स्टडिंग हैबिट और सीरियसनेस। जिसने जीवन को, जिसके जिंदगी में सीरियसनेस नहीं है, उसको मजाक में लिए तो ही कांट बिकम सक्सेसफुल एडवोकेट। वकील साहब, एक और आपसे इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि आप यूपी से बिलोंग करते हैं और मुंबई में वकालत कर रहे हैं, तो आप जो देखे होंगे यूपी और मुंबई के एडवोकेसी में आपको क्या फर्क दिखता है? देखिए ऐसा है कि कानून पूरे भारत का एक ही है, यही CRPC उत्तर प्रदेश में भी है, यही महाराष्ट्र में है, पूरे भारत के सभी स्टेट्स में है। तो वकालत को आप कंपैरिजन करोगे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ फर्क है। मैं कई दूसरे स्टेट्स में भी गया हूँ, जैसे राजस्थान में, वहाँ पर सेशन कोर्ट में भी हिंदी में लोग आर्गुमेंट करते हैं, या कोई स्थानीय भाषाएं है, महाराष्ट्र के छोटी कोर्ट में मराठी में आर्गुमेंट करते हैं।
जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के सेशन कोर्ट वगैरह में हिंदी में लोग वकील आर्गूमेंट करते हैं, वो चीज़ें कुछ मायने नहीं रखती। जिसको अंग्रेजी आती है अंग्रेजी में आर्गूमेंट करे, नहीं तो हिंदी में करे, या जिसको लोकल लैंग्वेज आती है उसी में करे। आप क्लाइंट को आप सेवा देते हैं, आप रियली आपको जब बहुत से क्लाइंट आके मिलते होंगे, जो आप जेल से अगर उनको निकालते हैं, आपको आनंद कब महसूस होता होगा? हमको आनंद कब महसूस होता है कि किसी आरोपी को अगर देखिए 50% केस पुलिस झूठा बनाती है, ये न्यायपालिका के भी जानती है। तो अगर कोई निर्दोष आदमी 7 साल से जेल में अगर सड़ रहा है, ट्रायल जल्दी चल नहीं रहा है, तो जब उसको मैं किसी तरह से प्रयत्न करके, एप्लीकेशन करके, जल्दी कोशिश करके और उसके बाद छुड़ा देता हूँ, तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं सच में जो है उसके साथ उसको न्याय मिला, भले ही देर से मिला, लेकिन मिला तो सही। तो अगर मैं इतना एक्टिव नहीं होता तो शायद इतने जल्दी उसकी केस खत्म न होती। अरविंद तिवारी साहब, पब्लिक कुछ हतोत्साहित हो जाते हैं चूंकि ट्रायल का प्रोसेस बहुत लंबा चलता है, वैसे क्लाइंट को आप क्या संदेश देते हैं? देखिए क्या है, अब जैसे 2 साल कोविड आ गया, कुछ कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि उसमें विलम्ब हो जाएगा, लेकिन अगर वकील अलर्ट नहीं रहेगा तो और लेट हो जाएगा, और जो वकील खुद नेग्लिजेंट रहेगा तो क्लाइंट को क्या न्याय दिलवाएगा। इसीलिए पहले खुद सीरियसनेस होना चाहिए वकील के अंदर। वकील को अपने वकालत की गरिमा को नहीं भूलना चाहिए, और इसीलिए मैं चिंतित रहता हूं कि भाई जितने लोग, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं न्याय दिला सकूं। चलिए ठीक है वकील साहब, आप अपनी बात रखिए, और मैं भी आशा उम्मीद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ भगवान ईश्वर खुदा से जो आप बहुत आगे जाएं। चलिए, आपका धन्यवाद। थैंक यू, वेलकम ऑलवेज, कभी भी फिर आइएगा।